इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की आपूर्ति नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आप देख सकते हैं, सारे ऑप्शनों में आपको जानकारी दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 1 मिली एम्पियर से कम। मतलब कि मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिमाण यदि 1 मिली एम्पियर से कम हो तब आघात की जो आपूर्ति है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है लगभग 1000 ओम के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर पर बिजली के झटके का जोर निम्नलिखित पर निर्भर करता है। लाइन वोल्टेज पर या लाइन धारा पर या लाइन धारा और वोल्टेज पर या उपयुक्त सभी पर। तो दोस्तों मानव शरीर पर बिजली के झटके का जो जोर है वो लाइन वोल्टेज के निर्भर करता है। मतलब कि ये लाइन वोल्टेज पर निर्भर करता है और 90 वोल्ट तक की जो आपूर्ति है वो मानव शरीर पर उल्टा झटका दे पाती है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेंगे उसके वैसे वैसे आपका जो यहाँ पर झटका लगेगा वो तीव्र होता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, लाइन वोल्टेज। तो ऑप्शन यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों का ऑप्शन जो सही होगा हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिया हुआ चिन्ह खाली स्थान चेतावनी को दर्शाता है। यहाँ पर जो आपके सामने ये फिगर है ये किस चीज़ का फिगर है और ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका फिगर है ये लेजर बीम का है जो कि चेतावनी को दर्शाता है। और यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। कोई कन्फ्यूजन है दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता जल का? मान लीजिए कोई विद्युत से लगी आग है, आपने सुना होगा कि उस पर हम जल से नहीं बुझाते। मतलब कि उसे क्यों नहीं बुझाते, इसका आपको रीजन दिमाग में बैठा होगा, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें आपका इलेक्ट्रोक्यूशन हो जा सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, जो कि क्यों उसमें फ्लो होता है, वो उसके कारण अधिक वो फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर उसमें जो धारा फ्लो होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है कि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मारेंगे। और जब इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाएगा तो उसमें जो धारा होगा वो और तेज़ी से फ्लो होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसके अनुसार हथौड़ा को वर्गीकृत किया जाता है? केवल भार के, या हील का आकार और हैंडल की लंबाई से, या केवल भार और हैंडल की लंबाई से, या केवल ढांचे का आकार और भार से। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, केवल ढांचे का आकार जो होता है, जो केवल ढांचे का आकार और भार के अनुसार इसको वर्गीकृत किया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण, या आयन के कारण, या प्रोटॉन के कारण, या उपरोक्त सभी के कारण। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, धातु के तार में विद्युत का जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, लेकिन चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है और वो अच्छी तरह से वहाँ पे वर्क करता है। मतलब कि उतना ही अच्छा वो होता है। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कि धातु के तार में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। 107 पे आते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन टॉप है। जैसे कि देख सकते हैं, पूछ रहा है कि एक संवाहक 0.2 एम्पियर की एक धारा धारिता करता है, मतलब कि धारित करता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 है तो 30 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। दोस्तों इसको हम आसानी से लगा सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे कि आई का मान यहाँ पर दे दिया गया कितना, 0.2 एम्पियर, और इलेक्ट्रॉन का मान हमारा दे दिया गया है 1.6 गुणा 10⁻19, और यहाँ पर समय मतलब कि टी का मान हमारा दे दिया गया 30 सेकेंड। तो आप सभी को मालूम है एक सूत्र होता है हमारा Q बराबर
NE या Q बराबर IT। आपने सूत्र को सुना होगा, तो यहाँ पर हम Q बराबर IT से लगाएंगे। तो Q बराबर पहले हम IT से लगाते हैं, तो I का मान कितना है 0.2 है, तो 0.2 और T का मान कितना है 30 सेकेंड, तो गुणे हम 30 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका आ गया कितना 6 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको 6 कूलाम को ध्यान रखिएगा। और हमारा एक सूत्र क्या होता है, अभी बताया मैंने, Q बराबर N बताया, तो N को जब हम बाहर निकालेंगे तो Q अपन E हो जाएगा। और Q का मान अभी हमने निकाला कितना आया 6 आया, और इलेक्ट्रॉन का मान कितना है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 है। ठीक है, अब इसमें कीजिए भाग। अब इसको जब आप भाग करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फाइनली मान आ जाएगा वो आपका N बराबर कितना आ जाएगा 3.75 गुणे 10⁻⁻19 आ जाएगा। और इसमें हमारा कौन सा मैच करा है, ये जो आपका N का मान है ये इलेक्ट्रॉन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो कौन सा मान मैच करा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल मैच करा है, 3.75 गुणे 10⁻19। क्लियर हो गया दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ओ प्लस हो जाएगा। ठीक है, जो 6/1.6 गुणे 10⁻, वो आपका 19 था। ठीक है, -19 था, तो ये आपका ऊपर जब जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसलिए यहाँ पर 3.75 गुणे 10⁻19 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 108 पे। कह रहा है क्वेश्चन कॉन्स्टेंट में शामिल होता है तांबा और निकेल, या तांबा और टंगस्टन, या टंगस्टन और चांदी, या चांदी और टीन। तो दोस्तों, जो कॉन्स्टेंशन होना है जिसको हम यूरेका बोलते हैं, वो आपका 60% होता है, और कापर आपका होता है 40%। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मिश्रण होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये परिवर्तित होते हुए तापक्रम का प्रतिरोधता, जो हम रो कम करते हैं, इससे इंडिकेट करते हैं, ये आपका इसमें स्थिर रहती है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया तांबा और निकेल, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इसमें शामिल होता है तांबा और निकेल। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 3 60 वाट बल्ब समांतर में है, यदि एक बल्ब जल गए तो क्या होगा, या यदि जल जाता है तो उस समय क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यदि 3 बल्ब है जो है, उसमें बल्ब के जलने का जो दोनों बल्ब है वो जलने का जो कारण हो सकता है, उसमें जो दोनों बल्ब हैं उस पर कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि समांतर में जुड़े हुए हैं, तो उसमें प्रत्येक जो बल्ब का जो अक्रॉस वोल्टेज होगा वो समान होगा, और वो हमेशा सेम रेटिंग पे क्या करेगा, करंट देता रहेगा। इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि अन्य 2 बल्ब प्रकाशित ही रहेंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो यहाँ पर जलने की बात कही गई है वो बिल्कुल नहीं होगी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 110 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक नोड पर पहुंचने वाली धारा का कुल मान यदि 13 एम्पियर अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध वाली 2 तारों से खाली स्थान होगा तो उस समय उसका मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, एक नोड से धारा पर पहुंचने वाली जो धारा का कुल मान है, यहाँ पर कितना दिया गया 13 एम्पियर है। अगर नोड से धारा समान प्रतिरोध पर दो तारों से निकलती है, तो दोनों तारों में प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान होगा वो आपका आधा हो जाएगा, मतलब कि 6 ये आपका 5 एम्पियर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो 6.5 एम्पियर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 पे। कह रहा है क्वेश्चन, धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है तो प्रवाहित होती है, यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, धारा एक धात्विक चालक के जरिए जिसका अनुप्रस्थ जो काट है, जो क्षेत्र है, वो धारा की दिशा में बढ़ रहा है तो प्रवाहित होती है, जिससे ये प्रवाहित ही होगी। और यदि हम इस दिशा में अग्रसर हो तो ये धारा क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी, मतलब कि 2/NE से हो जाएगी ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 112 पे। कह रहा है क्वेश्चन, ऋणात्मक ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसका होता है, पीतल का, मरकरी का, या इलेक्ट्रोलाइट का, या सिल्वर का। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट का जो प्रतिरोध होता है ये ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, और जिसका प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने पर इसका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है, और उसका जो ताप गुणांक होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
लाइट का प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 113 पे कह रहा है क्वेश्चन, बाह्य अर्धचालकों हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है, किस चीज़ पे निर्भर करता है। तो देखिए दोस्तों, जो बाह्य अर्धचालकों होते हैं उसमें जो फर्मी स्तर होता है वो दाता तत्व, अशुद्धि सांद्रण और ताप पर निर्भर करता है। और इसमें जो हमारा करेक्ट दिया गया है वो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 पे कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा कुचालक है, माइका, पोर्सिलेन या कांच या बेकेलाइट। दोस्तों, माइका जो होता है सबसे अच्छा कुचालक माना जाता है। इसमें आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, माइका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 115 पे, शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है, या एक समान रहता है। तो दोस्तों, शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रतिरोध होता है वो ताप गुणांक धनात्मक होता है, इसलिए ऐसा होता है। जिसमें जो सेमीकंडक्टर होते हैं और जो इंसुलेटर होता है उसका ताप बढ़ने से जो प्रतिरोध होता है वो घटता है। लेकिन यदि शुद्ध धातु में तापमान बढ़ने से वो बढ़ता है प्रतिरोध। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए होंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट के पास ऐसी जानकारी पहुँच पाए।